पीएम मोदी आज सोमनाथ मंदिर में हो रहे सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए, जहां मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर भव्य धार्मिक आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मोदी ने महादेव का विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया। इसके साथ ही 11 पवित्र तीर्थ स्थलों के जल से मंदिर के शिखर का विशेष कुंभाभिषेकम हुआ। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए। आज उन्हीं की शरण में सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। तो जब पीएम मोदी ने शिव और शक्ति दोनों का जिक्र किया तो देश को अचानक राजस्थान के पोखरण का वो रेगिस्तान याद आया, जहां 28 साल पहले भारत ने दुनिया को अपनी शक्ति दिखाई थी। दरअसल 11 मई 1951 को सोमनाथ मंदिर के वर्तमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वहीं 11 मई 1998 को देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और दुनिया ने पहली बार भारत की नई ताकत महसूस की थी। दुनिया में तूफान आ गया। भारत, उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। प्रधानमंत्री आज शिव और शक्ति की बात कर रहे थे, वहीं विपक्ष पीएम मोदी के कल के पेट्रोल और ऊर्जा बचत वाले संदेश पर ही उनको घेरने में व्यस्त रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को किफायत अपनाने की सलाह दी थी। खाड़ी युद्ध के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से कुछ बड़ी मांगे की थी। पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, वर्क फ्रॉम होम को अपनाइए, कार पूलिंग कीजिए, सोना कम खरीदिए, विदेशी यात्राएं फिलहाल टाल दीजिए, प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़िए। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स,
इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। यानी पीएम की तरफ से संदेश बहुत साफ है, जब दुनिया संकट में है तो भारत को संभल कर चलना होगा। लेकिन जैसे ही पीएम की तरफ से अपील आई, हाल ही में बंगाल में हारे विपक्ष को जैसे राजनीति चमकाने का मौका मिल गया। राहुल गांधी बोले, ये उपदेश नहीं विफलता है, देश चलाना मोदी के बस की बात नहीं है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दलील दी, देश का सबसे बड़ा संकट तो भाजपा है। 12 वर्षों में उन्होंने देश को इस कदर बदहाल कर दिया कि जनता को बताना पड़ता है कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार वे जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि वे खुद जवाबदेही से बच सकें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं है, ये राहुल गांधी ने पोस्ट किया। वहीं अखिलेश यादव ने आज सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा सरकार अर्थव्यवस्था और विदेश नीति दोनों को संभालने में विफल रही है। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, सरकार को अचानक संकट याद आ गया। असल में देश के लिए केवल एक ही संकट है और उसका नाम भाजपा है। भारत इस वक्त ऐसे दौर में खड़ा है जहां मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट है, तेल बाजार अस्थिर है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं। भारत तेल पैदा करने वाला देश नहीं, हम सब जानते हैं। हम तेल के आयात पर निर्भर रहते हैं। अगर युद्ध बढ़ेगा तो पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। विदेशी मुद्रा पर भी इसका दबाव आएगा। ये तो आपकी जो कर्ज लेने की अंतर्राष्ट्रीय आपने सारी सीमाएं पार कर ली हैं। आपने देश को एक बर्बाद आर्थिक नीति दी है, उसके कारण ये हो रहा है। मोदी जी, गलती आपकी है, आपके सरकार की है, जनता पर ये आरोप मत लगाइए। कि अगर हम में से कोई सवाल उठाता था तो आप कहते थे कि पैनिक क्रिएट मत करो, आपके लोग कहते थे। आज ये पैनिक बटन नहीं दबा दिया आपने। No other country has given this kind of directives or appeals. So what are we facing? ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे, वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे। चुनाव तक सब कुछ चंगा सी, और चुनाव खत्म होते ही समझ लीजिए कैसा प्रधानमंत्री है। उल्टी सलाह देता है, कहता है खाद का इस्तेमाल कम करो। अरे खाद का इस्तेमाल कम करने से उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा ही कहा था। एक बार ही खाना खाइए, तो पहले अपने से शुरुआत की थी। यहाँ तो पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो सुबह कहते हैं, और शाम को जामनगर में 100 कारों का काफिला लेकर रोड शो करने वाले ये प्रधानमंत्री। दरअसल विपक्ष कह रहा है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। युद्ध के 2 महीने के दौरान वो कहते रहे कि महंगाई आएगी, लेकिन सरकार और सरकार के प्रवक्ता ये श्रेय देते रहे कि पीएम के कदमों के कारण महंगाई नहीं बढ़ रही है। लेकिन अब जब चुनाव खत्म हो गए हैं तो पीएम खुद महंगाई बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। और यही वजह है कि विपक्ष के हमलों के जवाब में टीम बीजेपी भी आज पूरी तरह अटैकिंग मोड में आ गई। राहुल गांधी भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है। रिजेक्टेड बाय ऑल, रिजेक्टेड ऑलवेज, रिजेक्टेड इन एवरी स्टेट। राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव जी को देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन देशभक्ति पर संदेह होने लगता है कि ये भारत के लिए और भारत की तरफ से बोलते हैं कि भारत के दुश्मनों की तरफ से बोलते हैं, समझ में नहीं आया करता। पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे विदेशों में छुट्टियां बिताने वाले नेता और विदेशी ट्यून पर नागिन डांस करने वाले नेता देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र को आवाहन कैसे समझ सकते हैं? उनके लिए राजनीति केवल कैजुअल वर्क है। पर भ्रष्ट युवराज और युवरानियां, इंडी गठबंधन के ये नेता
हमेशा ही देश का बुरा होने का दुस्वप्न देखते रहते हैं। ना पहले इनका स्वप्न पूरा हुआ, ना नरेंद्र मोदी के रहते इनका स्वप्न पूरा हो सकता। उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? थोड़ा अपना इंट्रोस्पेक्शन करते तो चीजें बदल जाती। उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? आज इस हालत में पहुंचे हैं। बंगाल में कितना सीट जीता है? पहले तो था कि स्कॉर्पियो में उनका एमएलए बैठेगा, अब तो एक बाइक पे भी 2 उनका एमएलए चल के बंगाल वाला निकल जाएगा। दरअसल पीएम ने लोगों से कहा कि विदेश यात्राओं पर फिलहाल ना जाएं, टाल दें। पीएम खुद 2 दिनों के बाद विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। नॉर्वे, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों में उस पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए। दरअसल इतिहास गवाह रहा है कि देश पर जब जब संकट आया है, भारत के लोगों ने अपने बुलंद हौसलों से उससे पार पाया है। ये वही भारत है जहां कभी एक वक्त का उपवास देशभक्ति बन गया था, जब चीन युद्ध के समय लोगों ने गहने दान करना राष्ट्र धर्म माना। तब के देश के प्रधानमंत्रियों ने देशवासियों से क्या अपील की थी, इसे आगे हम आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि अभी देश की माली हालत कैसी है, इस युद्ध का क्या असर पड़ा है। 27 फरवरी को $1 की कीमत 91 रुपए 19 पैसे थी, लेकिन 10 मई तक डॉलर 94 रुपए 44 पैसे पर पहुंच गया। याद रखिए कि युद्ध ईरान के बीच और अमेरिका के बीच 28 फरवरी से शुरू हुआ है, यानी इस दौरान 7 फरवरी से मई के महीने आते आते रुपया लगातार कमजोर हुआ है। भारत विदेशी मुद्रा भंडार में भी तेजी से घटा है। 27 फरवरी को देश का फॉरेक्स रिजर्व $728 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर था, लेकिन 1 मई तक ये घटकर करीब $690 रह गया। मतलब युद्ध शुरू होने के बाद भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब $38 अरब की कमी आ चुकी है। सोने और कच्चे तेल के दामों में भी बड़ा उतार चढ़ाव इस दौरान देखने को मिला। 27 फरवरी को 24 कैरेट सोने का भाव 1,64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो 10 मई तक गिरकर 1,55,000 रुपए रह गया। वहीं क्रूड ऑयल 27 फरवरी को करीब $73 प्रति बैरल पर था, लेकिन 10 मई तक यह बढ़कर $104.80 प्रति डॉलर पहुंच चुका है। यानी तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आया है। तेल महंगा होने का सीधा असर भारत की सरकारी तेल कंपनियों पर पड़ा है और सिर्फ 10 हफ्तों में यह नुकसान करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। उधर सरकार ने जनता को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की, लेकिन इसका असर सरकारी खजाने पर पड़ा। एक अनुमान है कि टैक्स कटौती की वजह से सरकार को हर महीने करीब 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं प्रधानमंत्री की अपील पर कांग्रेस के वार पर पलटवार करते हुए बीजेपी अब जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम के पुराने वीडियो और फैसलों को साझा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने साल 2013 में कहा था, देश में सोने का आयात न्यूनतम होने से चालू खाता घाटे की स्थिति में नाटकीय रूप से बदलाव आएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान को भी बीजेपी की तरफ से साझा किया गया, जिसमें उनका कहना था कि हम अपनी जरूरत के तेल का करीब 80% आयात करते हैं। वहीं बीजेपी के अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए पूछा, अगर जनता से जिम्मेदारी निभाने की अपील करना नाकामी है तो फिर आपके प्रिय नेहरू जी भी क्या कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम थे? अमित मालवीय ने साथ में नेहरू के एक भाषण का अंश भी शेयर किया, जिसमें नेहरू ये कहते हैं कि अगर अमेरिका में कोई बात हो, उसका असर यहाँ की चीजों के दाम पर पड़ जाए। हम अपनी जरूरत के तेल का करीब 80% आयात करते हैं और पिछले 4 सालों के दौरान विश्व बाजार में तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अगर अमेरिका में कोई बात हो, उसका असर यहाँ की चीजों के दाम पे पड़ जाए। भारत का इतिहास सिर्फ युद्धों और राजनीति का इतिहास नहीं है, ये उन पलों का भी इतिहास है जब देश मुश्किल में था, लेकिन जनता और नेतृत्व ने मिलकर संकट को अवसर में बदल दिया। इतिहास के कुछ उदाहरण देखिए। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ। देश के सामने बड़ा संकट था, सेना को संसाधनों की जरूरत थी। तब देश भर में लोगों ने खुद आगे बढ़कर अपना सोना और गहने दान किए थे। नेहरू सरकार ने नेशनल डिफेंस फंड बनाया और लोगों ने दिल खोलकर उसमें मदद की। उस दौर में देश गरीब था, लेकिन देशभक्ति बहुत अमीर थी। दूसरा उदाहरण, फिर 1965 आया। भारत तब पाकिस्तान के साथ ठन गई थी, युद्ध हो गया दोनों देशों के बीच। उस वक्त देश में अनाज की कमी हुई। भारत उस समय अमेरिका से गेहूं मंगाता था।
हालात ऐसे बने कि खाने का संकट खड़ा हो गया, खाद्यान्न संकट। तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पहले अपने घर पर ही एक टेस्ट किया। उन्होंने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री से पूछा कि क्या हमारा परिवार हफ्ते में एक दिन बिना खाना खाए रह सकता है। उनकी पत्नी ने हाँ में जवाब दिया। तब शास्त्री जी ने आकाशवाणी पर पूरे देश से यह अपील की, एक समय का भोजन त्याग दो ताकि बचत से सेना और गरीबों को मदद मिल सके। पूरा देश लामबंद हुआ था। उसके बाद 1990-91 की बात बताता हूं। यह भारत के सबसे बड़े आर्थिक संकटों में से एक संकट था। देश के पास इतना कम विदेशी पैसा बचा था कि कुछ हफ्तों का आयात करना भी मुश्किल हो रहा था। तेल बहुत महंगा हो चुका था। तब देश के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर साहब। आर्थिक इतिहासकार रॉड्रिक मैथ्यूज की किताब चंद्रशेखर एंड द 6 months दैट सेव्ड इंडिया में लिखा है कि चंद्रशेखर के समय देश की माली हालत बहुत खराब थी। IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने की नौबत आ गई। IMF और वर्ल्ड बैंक के आला अधिकारियों ने प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मुलाकात की तो कर्ज देने के लिए रुपए के अवमूल्यन और सब्सिडी में कटौती जैसी शर्तें थोपने की कोशिश की। इस पर पीएम चंद्रशेखर ने दो टूक कहा कि मैं आपकी शर्तों के आगे झुकूंगा नहीं। अगर आप लोग जिद करेंगे मैं तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो से देश से आह्वान करूंगा कि भारत पेट्रोल और जीवन रक्षक दवाओं के अलावा विदेशों से कुछ भी नहीं मंगाएगा। यह सुनकर उन विदेशी बैंकों के अधिकारी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सोचा था कि भारत आज मजबूर है, लेकिन एक कमजोर संख्या बल वाले सरकार के प्रधानमंत्री ने यह बता दिया कि भारत के इरादे कितने मजबूत हैं। इन तीनों कहानियों में एक चीज बहुत कॉमन है, संकट अलग थे, नेता अलग थे, लेकिन देश का जवाब एक जैसा था। भारत सिर्फ सरकारों से नहीं चलता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति तो होगी ही, लेकिन राजनीति का स्तर ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों को प्रेरित करे, ना कि ऐसा हो कि दुनिया के सामने भारत की नाक कटे। कोशिश होनी चाहिए इस राजनीति के जरिए कि पूरा देश एक साथ खड़ा दिखाई दे, ताकि दुनिया की आंख में आंख डालकर जवाब दिया जाए।